एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, राइट। इसमें हमने देखना है बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें आने वाली हैं सॉलिड स्टेट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में हमने देखना है सबसे पहले कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसके हिसाब से हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरी आती है, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास होंगे कंडक्टर्स, फिर हमारे पास होंगे इंसुलेटर्स, और सेकंड जो हमारे पास थर्ड आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, जो कि ना कि कंडक्टर हों और ना ही इंसुलेटर हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर्स, राइट। जो क्या हों, सेमी यानी कि आधे हों कंडक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखना है कि करके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसकी हमने 2 टाइप की डेफिनेशन देखनी है। एक नॉर्मल वाली देखनी है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की, और एक हमने देखनी है जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग पावर हो, है ना, जो कि ज़्यादा जिसकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हो, हाई रेंज ऑफ कंडक्टिविटी हो, कंडक्ट करने की जिसमें ताकत होगी, वही तो कंडक्टर्स होंगे, है ना। जो भी मेटल्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे कंडक्टर्स हैं, बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में बोले तो, है ना। सो दीज आर सॉलिड्स हैविंग हायर रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेंज अगर हम देखें इनकी, तो रेंज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर। इनकी रेंज कितनी होती है, इनकी रेंज होती है यहाँ पर 10⁴ से लेकर के टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी की जो आपके पास यूनिट होती है SI, वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। तो वही यहाँ पे लिखी हुई है 10⁴ से लेकर के 10⁷, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेंज की कंडक्टिविटी होती है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ऐसे सॉलिड्स में। अगर हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो वो कंडक्टर्स जिनकी हाई रेंज ऑफ कंडक्टिविटी होगी, इन रेंज अगर हम बात करें तो 10⁴ से लेकर के 10⁷ तक की हमें रेंज यहाँ पर दिखाई देती है, राइट। अगर हमने रेंज देख लिया तो हमने एक और चीज़ देखनी चाहिए, वो क्या, वो है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे कॉपर ले लीजिए, है ना, और कोई भी सॉल्ट ले लीजिए। तो अगर आपको सॉल्ट लेना है, जैसे कि आपने ले लिया NaCl का, HCl का, NaOH का, या किसी का भी ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि कॉपर ले लीजिए मेटल में, ठीक है, और ले लीजिए NaCl, HCl, NaOH, कितने सारे आपके पास बन जाएंगे कंडक्टर्स में, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं, दीज आर सॉलिड्स हैविंग वेरी लो रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। तो इंसुलेटर्स हम जानते हैं, इंसुलेटर्स इंसुलेट करते हैं बेसिकली, तो उनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पावर अगर हम देखें, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ना। तो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो उनकी लो रेंज रहेगी, जो भी हमारे पास रेंज आएगी कंडक्टिविटी की वो लो रेंज होगी। तो रेंज कितनी होती है यहाँ पर अगर हम देखें तो 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है कंडक्टिविटी की, है ना। अब जैसे कि इंसुलेटर में आप कोई भी लिख लीजिए, प्लास्टिक लिख लीजिए, रबर लिख लीजिए, ये सब के सब क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रबर, प्लास्टिक, वुड, है ना। तो कितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स बन जाएंगे यहाँ पर, जो भी इंसुलेटर आपको लगते हैं वो सबके एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होंगे, वही सेमीकंडक्टर्स। सो दीज आर सॉलिड्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जिसकी कंडक्टिविटी जितनी कंडक्टर की होती है और जितनी इंसुलेटर की होती है, हमने कंडक्टिविटी दोनों की रेंज देख ली है, उसके बीच की रेंज रहेगी, है ना। तो उसकी बीच की रेंज जो होगी आपके पास, जब हम निकालते हैं इसकी रेंज, तो उसकी रेंज लगभग आती है 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻⁴। इतनी रेंज आ जाती है हमारे पास जब हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसकी रेंज निकाल ली हमने, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स में, तो ये इसकी रेंज अगर आप देखेंगे इसे, तो ये बिल्कुल आ रही होगी उसके बीच की, है ना। ये कंडक्टर में 10⁻⁴ भी था, हमने पढ़ा है कंडक्टर्स में 10⁻⁴ भी था, और अगर हम देखें इंसुलेटर की तो 10⁻⁶ भी होगी इसकी रेंज, है ना। अब हम देखेंगे इनकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, जो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़नी है बेसिकली, वो हम पढ़ेंगे।
उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, उसके बाद हम एक एक करके कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स की डेफिनेशन देखेंगे, राइट। तो आपको इसके लिए एक एनर्जी बैंड डायग्राम समझना होगा, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम समझना होगा जिससे कि आप समझ पाएंगे तीनों के बीच का डिफरेंस। यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स की इन टर्म्स ऑफ। अगर हम देखें ऑफिशियली डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम इस तरह से ही बताते हैं, ठीक है। ये बातें तो हमें पता होती है कि जो ज़्यादा कंडक्टर है वो कंडक्टर है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ना। बट जो मेन चीज़ है इस चैप्टर में हमने पढ़नी है वो यहीं पर आएगी, एनर्जी बैंड डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी बैंड यहाँ पे क्या है आप समझिएगा। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बता रहे हैं इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम दिखा देते हैं इसे, एनर्जी जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, राइट। और हम क्या करते हैं जब हम दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी मेटल का दिखा रही हूँ, यानी कि कंडक्टर्स का दिखा रही हूँ, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स, ठीक है, इसका दिखा रही हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के बैंड हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास हम बैंड दिखाई देते हैं। एक को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, एक को हम कहते हैं, ये रहा आपके पास वैलेंस बैंड, ठीक है। एक और बैंड हमें दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कंडक्शन का बैंड है ये जस्ट चिपका हुआ है वैलेंस बैंड से, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर ये जो गैप है, यहाँ पे एक गैप होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं है ना। अगर आप बाकियों के केसेस में देखेंगे इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर तो आपको एनर्जी गैप यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस ऐसे गैप को हम एनर्जी गैप कहते हैं। बट यहाँ पर जो है हमें, जब हम केस की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो हमें ये जो एनर्जी गैप है वो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर नो एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप या फिर नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। एनर्जी गैप होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, है ना। अब ये एनर्जी गैप से क्या करना है, क्या है ये कंडक्टर से इसका क्या कनेक्शन है ना। देखिए, तो जब हमारे पास ये बैंड है, ये बैंड जो है हमारे पास आप कह सकते हैं ये दो जगहों को मिला रहा है ना। तो ये एक आप कह सकते हैं एक पुल की तरह है जहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से क्रॉस एक्साइट होकर के यहाँ जा रहे हैं, है ना। ये आप समझ सकते हैं। अगर जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि वो फटाफट से चला जाएगा, है ना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर्स में, क्योंकि ये बिल्कुल वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन जो बैंड है उसका वो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, तो उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है यहाँ से यहाँ जाने में, है ना। तो जब एनर्जी यहाँ पे लगी नहीं रही है उसको बिल्कुल भी, वो बगल बगल में बिना एनर्जी लगाए ये चला जा रहा है यहाँ पर, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे कंडक्टर्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखी हुई है, दैट कंडक्टर्स, यानी कि अगर हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर सॉलिड्स इन विच देयर इज नेग्लिजिबल, मैंने आपको बोला था नेग्लिजिबल, या फिर आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल या फिर नो, बट नेग्लिजिबल लिखना ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। सो नेग्लिजिबल विल बी करेक्ट। नेग्लिजिबल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस, ओके, सो वैलेंस बैंड एंड CB, आप समझ रहे होंगे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CB एंड VB। सो वैलेंस बैंड के लिए है और ये कंडक्शन बैंड के लिए है, समझ जाइएगा। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में बिल्कुल भी यहाँ पर नेग्लिजिबल एनर्जी गैप दिखाई देता है। So that electron from valence band can easily move to conduction band. So यहाँ पर हो क्या रहा है, जो एनर्जी गैप है नेग्लिजिबल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकता है। सो इसीलिए कंडक्टिविटी यहाँ पे हाई होती है। रीज़न समझ में आ रहा है कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है, कोई भी कंडक्टर क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा फ्लो क्यों करते हैं, बिकॉज उनमें एनर्जी गैप जो होता है, आप रीज़न लिखेंगे वहाँ पर एनर्जी का जो आपके पास गैप होता है ना। बैंड, अगर हम उसका बैंड डायग्राम देख रहे हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम, तो वहाँ पर आपको एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, नेग्लिजिबल दिखाई देता है। ये आप चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना किस तरह से आपको समझाना है एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर उसी तरह हम देखें इंसुलेटर्स के केस में, यहाँ पर भी अगर हम डायग्राम बना लें इसका, ठीक है,
तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले, ये हमारे पास हो गया नीचे वाला, क्या होता है वो, वैलेंस बॉन्ड VB, ठीक है। और उसी तरह अगर हमने बना दिया हमारा कंडक्शन बैंड, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये ऊपर होता है बहुत, ठीक है, ये रहा कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब आप देखिए जो भी डिस्टेंस होगी, मैंने आपको बोला था जैसे कि ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। और ये अभी किसका केस चल रहा है, ये केस चल रहा है इंसुलेटर्स का, ठीक है, इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप होता है वो रहता है लार्ज एनर्जी गैप में यहाँ दिखाई देता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से जब वो यहाँ जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इससे यहाँ जाने के लिए, तो इतनी एनर्जी वो नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पास नहीं कर पाता है इस पुल को, यानी कि ये जो एनर्जी गैप आपको दिखाई दे रहा है इसे वो क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इंसुलेटर के केस में क्यों नहीं वो कंडक्ट कर पाते हैं, वुड है, प्लास्टिक है, ये क्यों नहीं कंडक्ट कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी गैप होता है वो में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसे क्रॉस नहीं कर पाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच पाता है। यही रीज़न आप लिखेंगे अगर आपसे कोई पूछता है इंसुलेटर्स क्यों इंसुलेटर्स होते हैं। These are solids in which there is high energy gap between valence band and जो आपके पास है conduction band. So these electron from valence band cannot move to conduction band, right? तो conduction band तक ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं because there is a huge और आप कह सकते हैं high energy gap in between the conduction band and valence band, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम चलेंगे आगे सेमीकंडक्टर्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी हम बनाएंगे एनर्जी डायग्राम, हमेशा ये एरो बना के एनर्जी लिखना कभी भी मत भूलिएगा, एनर्जी, है ना। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वैलेंस बैंड की, ये वैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड की, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है कंपेयर अगर हम करें, ठीक है, कंपेयर अगर हम करें तो वो थोड़ा कम होता है। कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड है, ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, ये क्या है, ये है स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये केस किसका चल रहा था अभी तक, केस चल रहा था हमारे पास सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो हमारे पास दिखाई देता है एनर्जी गैप वो होता है स्मॉल, कंपैरेटिवली अगर हम करें इंसुलेटर से, तो इंसुलेटर से तो बहुत कम ही होता है, वो पास ही होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ चला जाएगा, यानी कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से हमारे कंडक्शन बैंड तक जा रहा है ना। तो अगर वो इतने आसानी से जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो कंडक्ट कर सकता है, सेमी कंडक्ट कर सकता है, बट हाँ उसमें हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है, ये बात अलग है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दीज आर दो सॉलिड इन विच देयर इज स्मॉल एनर्जी gap between the conduction band and valence band, so that electron move from valence band and conduction band by applying energy to valence band। मतलब थोड़ी सी हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें तो थोड़ी सी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एनर्जी प्रोवाइड करते ही क्या होगा आपके पास, वो बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना। वैलेंस बैंड से हम इलेक्ट्रॉन पहुँचा लेते हैं अपने कंडक्शन बैंड तक। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, उसे भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटीज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर की बात आती है, कंडक्टिविटी में हमें देखनी है इन सभी में, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, तो इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का वो हमें देखना है, और उसके बाद हम एक करके रीज़न भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स जो होते हैं आप जानते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा यहाँ पर, इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर ज़्यादा होते ही कंडक्टिविटी जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है।
अब ऐसा क्यों? टेम्परेचर के बढ़ते ही हमारे पास तो ऐसा आप सोच रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी से फिर चलना चाहिए, एक्साइट हो जाना चाहिए, इससे हमारी जो है कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीज। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न यहाँ पर है कि जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने के लिए, तो हमारे पास आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरह से रहेंगे, है ना। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे पास रहते हैं, कर्नल्स हम उसे बोलते हैं, कर्नल्स वर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, कर्नल्स। ये जो होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, इधर इधर वाइब्रेशन इनका स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हमने क्या किया है, टेम्परेचर इनका बढ़ा दिया है। तो वाइब्रेशन से होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे ही करंट है, करंट के अपोजिट चलता है। जितना ज़्यादा करंट उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट। ये बात आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो वही बात यहाँ पर भी है कि हमारे पास जो कर्नल्स रहते हैं, अगर हम किसी भी कंडक्टर की, एक सॉलिड की बात करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन उसमें होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस यानी कि कर्नल्स जो है हमारे पास, इनका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन से क्या होता है कि आप जानते हैं कि वाइब्रेट करने से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें मूव तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को करवाना है ना, बट वो क्या रहा है, पॉजिटिव वाले कर्नल्स जो होते हैं मूव करने लग जाते हैं। और मूव करने से यहाँ पर होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो जो करंट रहता है उसको रेजिस्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कर्नल्स, है ना। तो ये ही रीज़न होता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो करंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एज वी नो कि जो हमारे पास रिलेशन है आर का और करंट का, वो इन्वर्सली का होता है ना। जैसे आर बढ़ेगा वैसे ही आई कम हो जाता है। तो करंट अगर इंक्रीज़ तो कंडक्टिविटी भी तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर सेम। As temperature increases, the positively charged kernels start vibrating, and as a result of this, resistance increase and conductivity decrease. तो आप ये रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम से समझना है ऐसे, तो ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन तो आराम से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आराम से जा रहा है अपना वैलेंस बैंड से आराम से कंडक्शन बैंड तक चला जा रहा है। तो बचे क्या यहाँ पे, बच क्या रहे हमारे पास यहाँ पर, कर्नल्स बच रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले बच जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो बच रहे हैं यहाँ पर, उन पर अगर हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया है खूब सारा, तो वो क्या करते होंगे, इधर उधर रोटेट करते होंगे, है ना। इधर उधर रोटेट करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो ये लोग हमारे पास करंट मूव ऑन कर रहा है, उससे भी दिक्कत करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करना यानी कि करंट को कम करना, और करंट कम करने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम देखें आप सेमीकंडक्टर के केस में, तो यहाँ पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर केस में सबसे सही होता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से अपनी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों, सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर के साथ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, है ना। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जो हमारे पास टेम्परेचर रहता है, अगर हम देखें वैलेंस बॉन्ड, यहीं पे दिखा देती हूँ मैं आपको, कंडक्टर्स वाले में, सेमीकंडक्टर में हमने देखा था। तो हमने जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ किया, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को तो एक्साइट ही होना है, वहीं जाना है उसे, है ना। तो होता क्या है, टेम्परेचर के हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम क्योंकि ढूंढ ही रहे हैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सेमीकंडक्टर्स के केस में कि थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन को, और वो आराम से यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे शिफ्ट हो जाए। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। इससे तो हमारा क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर केस में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यही रिजल्ट में आप लिख लेंगे, रीज़न में लिख लेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन वैलेंस बैंड गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मूव्स टू, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, क्योंकि उसी ने जाना है वैलेंस बैंड से हमारे कंडक्शन बैंड में। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो टेम्परेचर हमें दे रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में ना ही यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ना ही यहाँ पे घटती है,
सेम रहती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर कंडक्टिविटी आर सेम, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी लेंगे तभी भी उसने क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी गैप है ना, ह्यूज एनर्जी गैप है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा, कितनी भी एनर्जी दे दीजिए, वहाँ पे आप कितना भी कुछ कर दीजिए, उसने यहाँ पर इतना दूर अगर आपके पास ये रहा है ना, वैलेंस बैंड ये है और ऊपर वाला कंडक्शन है, तो कंडक्शन बैंड से इतना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे गैप, हाई एनर्जी गैप है, इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो कितना भी एनर्जी दे दीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा। नहीं तो ऐसा होता कि टेम्परेचर हम ज़्यादा दे देते और इंसुलेटर सारे कंडक्टर बन जाते है ना। तो इसीलिए इंसुलेटर के केस में कहानी बिल्कुल सेम रहती है, वो बिल्कुल कंडक्टिविटी जो होती है उनकी सेम रहती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो तीनों बात समझ में आ गई। कंडक्टिविटी के केस में, कंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करें अपने ये सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर के केस में बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है, वहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, सो यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में इट रिमीन्स सेम। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी आने वाला है इसमें, इस चैप्टर का, ठीक है। वहाँ पर हम देखने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इतना ही करेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द टॉपिक। हम वहाँ पे देखने वाले हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉलिड्स की, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये सारा चीज़ें जो हैं आपने सुनी होंगी अभी तक, तो वो देखने वाले हैं। तो ये लगभग हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो इसे पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.